दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका सुपर टैट 2020-21 की जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 14 सब्जेक्टों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी सिलेबस देख चुके होंगे सुपर टेट का, और अगर आपने अभी तक सुपर टेट का सिलेबस पैटर्न को नहीं देखा है तो उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर बना करके अपलोड कर दिया है। तो आप सुपर टेट के बारे में सारी जानकारी हमारे उस वीडियो से ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल 14 सब्जेक्टों से प्रश्न पूछे जाते हैं सुपर टेट में, और उसी 14 सब्जेक्टों में आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि से संबंधित 3 पार्ट के वीडियो ऑलरेडी हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और नहीं तो आप, और दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप सीधे यूट्यूब पर जा करके सर्च करिएगा, ऑल हिट एग्जाम चैनल का नाम है। और ऑल हिट एग्जाम जैसे ही आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, आपको सबसे पहले ऑल हिट एग्जाम चैनल मेरा निकल करके आ जाएगा। और उस ऑल हिट एग्जाम चैनल को जब आप ओपन करेंगे तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको यूट्यूब पर दिखाई देगा ऑल हिट एग्जाम चैनल। तो दोस्तों आपको सीधे प्लेलिस्ट पे टच करना है, और प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीटेट प्राइमरी में 55 वीडियो हैं, सीटेट जूनियर में 48 वीडियो हैं, उसी प्रकार सुपर टेट स्पेशल में आपको 64 वीडियो हैं। तो दोस्तों इसी सुपर टेट स्पेशल को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको सुपर टेट के पेपर, जीवन कौशल, शिक्षक भर्ती, आपका शिक्षण कौशल, और इसके अलावा सभी प्रकार के जितने भी सुपर टेट से संबंधित वीडियो हैं ये सब आपको सुपर टेट स्पेशल में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं कि ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आपके आगामी सीटेट 2020-21 की परीक्षा के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको हैंडराइटिंग नोट्स से बनाया जा रहा है। और हैंडराइटिंग नोट यानी कि नोट्स में उन्हीं प्रश्नों को लिखा जाता है जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुपर टैट स्पेशल जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि से संबंधित चौथे पार्ट का वीडियो में आज आपका पहला प्रश्न होगा आपके स्क्रीन पर, त्रैभाषिक सूत्र किसने दिया। तो दोस्तों त्रैभाषिक सूत्र आपका मुदालियर आयोग ने दिया था सन 1952 ईस्वी में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, त्रैभाषिक सूत्र कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों त्रैभाषिक सूत्र आपका मुदालियर आयोग के द्वारा 1952 ईस्वी में दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, त्रैभाषिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों त्रैभाषिक सूत्र आपका त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश मुदालियर आयोग 1952 ईस्वी में दिया, उसी को त्रैभाषिक सूत्र कहा जाता है। अर्थात त्रैभाषिक सूत्र का मतलब ये होता है 10+2+3, यानी कि हाई स्कूल के बाद 2 साल का आपका इंटरमीडिएट होता है, और इंटरमीडिएट के बाद से 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है। उसी को मुदालियर आयोग ने 1952 में त्रैभाषिक सूत्र के नाम से दिया। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान आपका वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, पूरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार लाना किस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों पूरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार लाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य था, कि पूरी शिक्षा प्रणाली यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सुधार लाने का जो काम किया वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, चार्वाक दर्शन कौन से मूल्य मानता है। तो दोस्तों चार्वाक दर्शन आपका अर्थ व काम का मूल्य मानता है। अर्थात चार्वाक दर्शन में ये कहा गया है कि अर्थ और काम ही मुख्य है, जिसको कि चार्वाक दर्शन में मुख्यतः माना गया है। अगला प्रश्न है आपका, इंग्लैंड के किस शिक्षा दार्शनिक ने व्यक्तित्वता को जीवन का आदर्श बताया है। तो दोस्तों इंग्लैंड के टीपी नन शिक्षा दार्शनिक ने व्यक्तित्वता को जीवन का आदर्श बताया है। किसने? टीपी नन ने, जो कि कहाँ के हैं निवासी? इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया है। तो दोस्तों शिक्षा में, एजुकेशन में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। जॉन डीवी बहुत ही फेमस हैं, आप लोग सब लोग जानते भी होंगे जॉन डीवी को। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में जॉन डीवी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों जॉन डीवी ने ही सामाजिक दक्षता का उद्देश्य दिया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा है। तो दोस्तों प्रबंधन को जीवन रक्त जो कहा है वो किसने कहा है?
ड्रकर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? ड्रकर ने कहा था कि प्रबंधन को ही जीवन का रक्त कहा जाए। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, शिक्षक का जो व्यवहार है वो छात्रों के प्रति हमेशा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। अर्थात शिक्षक जो है वो हमेशा बालकों के प्रति सहायता के उद्देश्य से तैयार रहे, तत्पर रहे, एक हेल्पफुल के तरफ से बच्चों के लिए बने, यही उसका मुख्य कर्तव्य होता है और यही आपका शिक्षक का व्यवहार के प्रति उसका नजरिया भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ क्या है? तो दोस्तों, अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ होता है सोचने की क्षमता। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे बाल मनोविज्ञान में, अभिवृत्ति क्या है? तो दोस्तों, अभिवृत्ति का मतलब होता है आपकी सोचने की क्षमता क्या है, उसी को बाल मनोविज्ञान की भाषा में अभिवृत्ति कहा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने शिक्षा में किस विषय को महत्व दिया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने शिक्षा में, एजुकेशन में आपका हस्तशिल्प को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया था स्थान। क्यों? क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि एक तरह से आपको जानकारी के साथ साथ आपके व्यवसाय के लिए भी काम आए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका गांधी जी ने शिक्षा में हस्तशिल्प को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना ही शिक्षा है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों, यह जो कथन है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा? मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना ही शिक्षा है। यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है आपका, जब तक नई आदत दृढ़ न हो जाए उसके अपवाद न आने दो। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह जो कथन है आपका जेम्स के द्वारा कहा गया है। जेम्स ने कहा था जब तक नई आदत दृढ़ न हो जाए, मजबूत न हो जाए, तब तक उसके अपवाद को न आने दो। यह कथन आपका जेम्स के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, होरेश एवं मैन के अनुसार दंड का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, होरेश एवं मैन के अनुसार दंड का जो उद्देश्य होगा वह आपका बुराई को रोकना होगा। तो होरेश एवं मैन एक ऐसे शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने बताया था कि दंड का क्या उद्देश्य होगा। तो दोस्तों, दंड का उद्देश्य होगा बुराई को रोकना। अगला प्रश्न है आपका, पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों, पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है, यह कथन हरलाक के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? हरलाक ने कहा था पुरस्कार वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। अगला प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा के कितने घटक हैं? तो दोस्तों, अभिप्रेरणा के जो घटक हैं वो टोटल 4 घटक हैं। कितने हैं? अभिप्रेरणा के 4 घटक हैं। अगला प्रश्न है आपका, अभिव्यक्ति के कितने घटक हैं? तो दोस्तों, अभिव्यक्ति के 3 घटक हैं। कितने हैं? 3 घटक हैं अभिव्यक्ति के। अभिप्रेरणा के 4 घटक हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव जीवन का आधार क्या है? तो दोस्तों, मानव जीवन का जो आधार है वह आपका व्यवसाय है। क्या है? व्यवसाय। अगला प्रश्न है आपका, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। तो दोस्तों, यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों, यह कथन आपका अर्बन के द्वारा कहा गया था। अर्बन ने कहा था मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह जो कथन आपका है वो अर्बन के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कारखाने आदि में बच्चों को नौकर रखने पर किस अनुच्छेद के अनुसार रोक लगाई गई? तो दोस्तों, कारखानों में, कंपनियों में छोटे बच्चों को नौकर के रूप में रखने पर जो प्रतिबंध लगाया गया वह किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया था? तो दोस्तों, वह अनुच्छेद था अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 24 के अनुसार भारतीय संविधान में यह नियम बनाया गया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कंपनी में या कारखानों में नौकरी नहीं कराया जा सकता, यानी कि उनको नौकर के रूप में नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम आपका 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ था। कब हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम आपका 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ था।
अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो कथन है, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, यह विचार, यह कथन प्लेटो के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो। यह आपका महान मनोवैज्ञानिक रूसो के द्वारा, महान दार्शनिक रूसो के द्वारा कहा गया था कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से स्वयं ही प्रस्फुटित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, किस शिक्षाविद का कथन है? तो दोस्तों सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, यह कथन आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है। यह जो कथन है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों द्वारा होना चाहिए, यह कथन किसका है? दोस्तों शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों द्वारा होना चाहिए, यह कथन काउलर महोदय ने कहा था। किसने कहा था? काउलर महोदय ने यह सुझाव दिया था, यह कहा था कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा ही होना चाहिए। इसलिए काउलर महोदय का यह कथन जो है आपका बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका, आगमन विधि में किस कौशल का संयोजन किया जाता है? तो दोस्तों आगमन विधि में दृष्टांत कौशल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय खुला विद्यालय दिल्ली में स्थापित हुआ। तो दोस्तों राष्ट्रीय खुला विद्यालय दिल्ली में सन 1979 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किस सन में की गई थी? तो दोस्तों हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना सन 1882 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों हंटर कमीशन को ही भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं या फिर भारतीय शिक्षा आयोग को ही हंटर कमीशन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अगला प्रश्न है आपका, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो दोस्तों शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन आपका सन 1901 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1901 ईस्वी में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? तो दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपका सन 1902 ईस्वी में पास हुआ था। कब हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 ईस्वी में पारित हुआ था या फिर पास हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं HRD, तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन आपका सन 1985 ईस्वी में सबसे पहले हुआ था। इस मंत्रालय का सृजन यानी कि उत्पत्ति। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य राम मूर्ति समिति की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों आचार्य राम मूर्ति समिति की नियुक्ति मई 1990 ईस्वी में सबसे पहले की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना सन 1940 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद सन 1940 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 17 अगस्त 1995 को की गई थी। कब की गई थी? 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, गणित वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो दोस्तों गणित वर्ष के रूप में 2012 को घोषित किया गया है, अर्थात 2012 के साल को गणित विषय के रूप में सबसे ज़्यादा योगदान देने के लिए उस साल को 2012 को गणित वर्ष के रूप में ही नाम दे दिया गया।
अगला प्रश्न है आपका, डीडी ज्ञान दर्शन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों डीडी ज्ञान दर्शन आपका 26 जनवरी सन 2000 ईस्वी को सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, डीडी ज्ञान दर्शन। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम नीति आपका सन 1987 ईस्वी में सबसे पहले घोषित की गई थी, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति। अगला प्रश्न है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष गोखले विधेयक पारित किया? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1911 ईस्वी में सबसे पहले गोखले विधेयक को पारित किया था। अगला प्रश्न है आपका, कोठारी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों कोठारी आयोग की स्थापना सन 1964 से 66 ईस्वी के मध्य में हुआ था, कोठारी आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में सबसे पहले हुआ था, एनसीईआरटी की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका, एससीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों एससीईआरटी की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना 1986 ईस्वी में सबसे पहले हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, जिला शिक्षा प्राथमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जिला शिक्षा प्राथमिक संघ की स्थापना वर्ष 1986-87 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? जिला शिक्षा प्राथमिक संघ की स्थापना वर्ष 1986-87 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किस सन में की गई? तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1987 से 88 ईस्वी के मध्य में हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है आपका, मिड डे मील एमडीएम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मिड डे मील एमडीएम की स्थापना वर्ष 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, स्कूल चलो अभियान कब लागू हुआ? तो दोस्तों स्कूल चलो अभियान आपका वर्ष 1995-96 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 से लेकर के 2001 ईस्वी के मध्य में लागू किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान को। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि से संबंधित 50 बेहद महत्वपूर्ण हैंडराइटिंग नोट्स का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के 3 पार्टों को, पिछले 3 पार्टों को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही लाभकारी साबित होगा। बाकी के 3 वीडियो को देखने से आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी और आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा आगामी सुपर टेट 2020-21 में। क्योंकि दोस्तों हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको उन्हीं प्रश्नों को पढ़ाया जाता है जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे कि आप लोगों का बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा तैयारी हो सके। इसलिए हमारे द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि आप लोगों का कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी करने के लिए उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाए जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों का समय बचे और आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं आप लोगों को यही निवेदन करूँगा, कम से कम इस वीडियो को 200 लाइक आप लोग दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।